हेलो दोस्तों, आप सभी के चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 20 नवंबर में फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सब क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में देखेंगे। इसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे वो सारे आपके रियल क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपकी परीक्षा में आए हुए थे। वीडियो में हम और आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल से जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहें। यहाँ पर आपको QR कोड मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का। इसके साथ ही जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ से उसमें ऐड हो जाना तो आप तक वीडियो पहुँचती रहेगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन था, विद्युत धारा को दोगुना करने पर चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो विद्युत धारा को दोगुना करने पर चुंबकीय क्षेत्र भी दोगुना हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता विद्युत धारा के समानुपाती होती है, अर्थात यदि धारा को दोगुना कर दिया जाए तो चुंबकत्व भी दोगुना हो जाएगा। तो आपको डेली चुंबकत्व से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कल आपसे जो प्रतिरोध वाले क्वेश्चन है उससे पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है कि कौन से अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन साइनाइड ऐसे प्रमुख अम्ल हैं जिनमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती है। इनमें से सबसे सामान्य उदाहरण है आपका HCl है, जिसमें ऑक्सीजन परमाणु नहीं होते हैं। अब ऑप्शन में आपको क्या पूछा गया था, आप इनमें से वो सही आंसर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल सूचक है। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल सूचक है जो लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। इसके अलावा हल्दी, लाल गोभी, चीन गुलाब भी प्राकृतिक सूचक हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध और प्रयोग में आने वाला उदाहरण लिटमस ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आवर्त से रिलेटेड था, आवर्त सारणी से। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन क्षमता, आयनन ऊर्जा पर क्या असर पड़ता है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु संख्या बढ़ने से नाभिकीय आवेश बढ़ता है। इससे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक के अधिक पास खिंच जाते हैं और परमाणु आकार छोटा हो जाता है। परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए, इसलिए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन क्षमता सामान्यतः बढ़ती है। कुछ अपवादों को छोड़कर यह प्रवृत्ति लागू होती है। यह वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बढ़ने से इलेक्ट्रॉन हटना कठिन हो जाता है। तो आपको आवर्त सारणी से डेली 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन और आया है कि लेंस क्या है। तो लेंस सूत्र वह समीकरण है जो फोकस दूरी, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब v के बीच संबंध दर्शाता है। इसका सूत्र होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पॉलिटी से। क्वेश्चन था कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। आंसर है लोकसभा को केवल राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम डिटेल में पढ़ते हैं और भी क्वेश्चन आपको इससे बन सकते हैं। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा को भंग करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति यह निर्णय प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर लेते हैं। जब सरकार अपना बहुमत खो देती है या लोकसभा चुनाव कराने की आवश्यकता होती है तब राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देते हैं। भंग होने के बाद नई चुनाव होने तक लोकसभा का कोई नया सत्र नहीं होता है। लोकसभा भंग करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भंग करते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा भंग होने पर नए चुनाव कराए जाते हैं। राज्यसभा स्थायी सदन है, इसलिए भंग नहीं होता। IMP है, इसको पूछा जा सकता है कि लोकसभा कौन सा सदन है। तो लोकसभा एक स्थायी सदन, उच्च सदन है जिसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। अगला क्वेश्चन था कि संघ और राज्य के मध्य कौन सी अनुसूची संबंध दर्शाती है। राइट आंसर है इसका कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची संघ और राज्य के मध्य संबंध को दर्शाती है। यह अनुसूची 3 सूचियाँ बनाती है।
संघ सूची, राज्य सूची और समान सूची या समवर्ती सूची बोलते हैं हम जिसको। जो संबंध जो संघ और राज्य के विभिन्न विषयों और अधिकारों को स्पष्ट रूप से विभाजित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि कौन सा स्तर किस विषय में अधिकार रखता है, जिससे संघीय ढांचे में सुव्यवस्था बनी रहे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसमें कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां होती हैं: संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार के विषय होते हैं, राज्य सूची में राज्य सरकार के विषय होते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे समवर्ती सूची, समान को हटा के समवर्ती सूची। इसमें दोनों के बीच साझा विषय होते हैं। यह अनुसूची अनुच्छेद 245 से लेकर 255 के अंतर्गत आती है। संघ सूची में विवाद होने पर केंद्र की प्राथमिकता होती है। यह संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करती है, जो कि आपकी समवर्ती सूची केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक पुस्तक से आया था। पुस्तक का नाम था मैं एथिस्ट क्यों हूँ, किसकी किताब है? तो मैं एथिस्ट क्यों हूँ, इसके लेखक हैं भगत सिंह। यह लेख उन्होंने लाहौर की जेल में रहते हुए लिखा था और 1931 में प्रकाशित हुआ था। इसमें भगत सिंह ने अपने नास्तिक होने के कारणों को तर्कसंगत रूप से समझाया है। यह कोई पुस्तक नहीं है बल्कि एक महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, मैं एथिस्ट क्यों हूँ लेख भगत सिंह द्वारा लिखा गया है। यह लेख 1931 में लाहौर के अखबार में प्रकाशित हुआ। लेख भगत सिंह के जेल त्याग के दौरान लिखा गया। भगत सिंह ने नास्तिकता को तर्क और यथार्थ पर आधारित बताया। यह लेख नास्तिकता की अवधारणा और प्रमाणों को स्पष्ट करता है। तो मैं एथिस्ट क्यों हूँ ये भगत सिंह द्वारा लिखा गया लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था एक डांस से। डांस का क्वेश्चन था कि फाग नृत्य कब किया जाता है। तो डेली आपसे एक क्वेश्चन तो आपका डांस का रिपीट हो रहा है और जो आपकी नदियाँ हैं उससे भी क्वेश्चन एक रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन है कि फाग नृत्य कब किया जाता है। फाग नृत्य मुख्य रूप से होली के अवसर पर फाल्गुन महीने में किया जाता है। इसे बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और समीपवर्ती क्षेत्र में लोक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यह नृत्य किसानों और ग्रामीणों द्वारा खेती के मौसम के अंत में बसंत के आगमन के जश्न के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसको हम और डिटेल में देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, फाग नृत्य और गीत होली के आसपास फागुन महीने में किया जाता है। यह मुख्यतः बुंदेलखंड और आसपास के क्षेत्रों में लोकप्रिय है। फाग नृत्य में लोकगीत, ढोलक और मंजीरे का उपयोग किया जाता है। लाइन इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। किसानों के लिए यह वसंत ऋतु के आगमन का उत्सव होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस कवि की संज्ञा दी गई है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किसकी संज्ञा दी गई है। तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा की संज्ञा दी गई है। वह हिंदी के प्रख्यात कवि, स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सेनानी, लेखक और पत्रकार थे। उनकी कविताओं में देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक विचार का गहरा प्रभाव है। उनकी भाषा सरल और प्रभावपूर्ण थी। उन्होंने अपनी लेखनी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मजबूत हथियार बनाया। अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट है, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है। वे हिंदी साहित्य के महान राष्ट्रभक्त कवि थे। उनकी प्रमुख काव्य रचनाओं में पुष्प की अभिलाषा और अमर राष्ट्र शामिल है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था। अगला क्वेश्चन था आपसे कि मध्य प्रदेश में साझा गायन या संझा गायन कौन करता है। मध्य प्रदेश में संझा गायन मुख्य रूप से ग्रामीण और आदिवासी समुदाय के लोग करते हैं। संझा गायन एक पारंपरिक लोक संगीत है जो मुख्य रूप से उत्सव, त्योहारों या सामाजिक समारोह के दौरान आदिवासी और ग्रामीण समाज के द्वारा किया जाता है।
इसमें मुख्य रूप से महिलाएं और युवा समूह भाग लेते हैं जो लोकगीत और पारंपरिक वाद्य यंत्रों जैसे मंजीरा, ढोल, बांसुरी का प्रयोग करते हैं। यह गायन सामाजिक मेलजोल और सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखने का एक माध्यम है। अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके कि संझा गायन मुख्य रूप से आदिवासी और ग्रामीण समुदायों के द्वारा किया जाता है। यह त्यौहार और सामाजिक समारोह में किया जाता है। इसमें महिला और युवक दोनों भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, क्वेश्चन था कि भोपाल की जो अपर झील है उसका निर्माण किसने करवाया था। भोपाल की अपर लेक किसने बनवाई थी। भोपाल की अपर लेक, जिसे भोजताल भी कहा जाता है, इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा भोज ने करवाया था। कहा जाता है कि राजा भोज ने यह झील अपने एक गंभीर चर्म रोग के इलाज के लिए बनवाई थी। स्थानीय कथानुसार राजा भोज ने 365 नदियों के जल को इकट्ठा करने के लिए इस झील का निर्माण किया था, जिससे उनका रोग ठीक हो सके। भोजताल भोपाल के लिए जल आपूर्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है और उसके निर्माण से ही भोपाल शहर की स्थापना और विकास हुआ। अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके, अपर लेक या भोजताल का निर्माण 11वीं सदी में राजा भोज ने कराया था। झील का उद्देश्य राजा भोज के चर्म रोग के इलाज के लिए था। अगला क्वेश्चन है कि गोरिल्ला पद्धति और तीरंदाजी के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है। गोरिल्ला पद्धति और तीरंदाजी के लिए कौन सी जनजाति आपकी प्रसिद्ध है। गोरिल्ला युद्ध पद्धति छापामार युद्ध में तीरंदाजी या तेज छुपकर हमला करने और फिर तुरंत पीछे हटने की कला प्रमुख होती है। भारत में यह पद्धति खासकर कई जनजातियों और आदिवासी समुदायों के बीच प्रचलित रही है, लेकिन विशेष रूप से केचिन जनजाति म्यांमार क्षेत्र में और भारत में पहाड़ी जनजाति जैसे कि गढ़वाल उत्तराखंड की जनजातियां प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा भारत में उत्तराखंड की जनजातियां प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा भारत में इस युद्ध शैली का प्रभाव शिवाजी महाराज के समय से मराठा समुदाय में भी रहा। यह युद्ध पद्धति आदिवासियों और ग्रामीण योद्धाओं के लिए स्वाभाविक रही है। अगला क्वेश्चन है, एक समान सिविल संहिता वर्णन किस अनुच्छेद में है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता का वर्णन करता है। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, जो पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून लागू करने का निर्देश देता है। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत कानूनों में समानता स्थापित करना है, ताकि धार्मिक या सामाजिक आधार पर कोई भेदभाव ना हो। अनुच्छेद 44 के अनुसार सरकार का यह लक्ष्य है कि एक समान नागरिक संहिता भारत के संपूर्ण क्षेत्र में लागू हो सके, जिससे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में सभी नागरिक समान अधिकार रखें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो किस प्रक्रिया द्वारा नियुक्त किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत की जाती है। इस प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक कॉलेजियम होता है, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करता है। राष्ट्रपति कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति और औपचारिक निर्णय लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्राधिकार राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 124(2) के तहत होती है नियुक्ति। न्यायाधीशों की सिफारिश कॉलेजियम प्रणाली द्वारा की जाती है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1991 के एलपीजी सुधारों के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था। तो इसका आंसर है आपका नरसिम्हा समिति। नरसिम्हा समिति 1991 में भारत में वित्तीय प्रणाली सुधार के लिए गठित की गई थी। इसका अध्यक्ष एम नरसिम्हा था, जो पूर्व आरबीआई गवर्नर थे। इस समिति ने बैंकिंग क्षेत्र की दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने की सिफारिश की। समिति ने कैश रिजर्व रेशियो (सीसीआर) और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो घटाने का (एसएलआर) घटाने का प्रस्ताव दिया।
नरसिम्हा समिति की सिफारिश से भारत में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र भी के व्यापक सुधार हुए। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा गया था कि भारत की हॉकी राजधानी कौन है? तो राइट आंसर है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को भारत की हॉकी राजधानी माना जाता है। यह बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में स्थित है। यहाँ बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम स्थित है, जिसकी क्षमता है 20,000 से अधिक दर्शकों की। यह स्टेडियम FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की सह मेजबानी कर चुका है। उड़ीसा सरकार ने हॉकी के विकास के लिए कई प्रमुख कदम उठाए, जैसे हॉकी हाई परफॉर्मेंस सेंटर और नई हॉकी टर्फ की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 से लड़ने के लिए मध्य प्रदेश में कौन सी योजना लागू की गई थी? तो मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत शुरू की। योजना का उद्देश्य कोविड-19 से प्रभावित अनाथ बच्चों को शिक्षा और आर्थिक सहायता देना। लाभार्थी बच्चों को मासिक पेंशन और निःशुल्क खाद्यान्न सामग्री मिलती है। योजना 21 वर्ष तक के बच्चों को सहायता दी जाती है, जबकि स्नातक छात्र 24 वर्ष तक पात्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया था कि गर्भावस्था का समय 9 महीने क्या होता है? गर्भावस्था की वह अवधि जब एक महिला के गर्भ में बच्चा विकसित होता है, जो आमतौर पर लगभग 9 महीने या 40 सप्ताह तक चलता है। यह अवधि गर्भाधान से शुरू होकर बच्चे के जन्म तक होती है। इसे 3 चरणों में बांटा जाता है, जिनमें बच्चों के अंग विकसित होते हैं और माँ के शरीर में कई शारीरिक बदलाव होते हैं। 9 महीने के अंत में बच्चा जन्म के लिए पूरी तरह विकसित होता है। गर्भावस्था का सामान्य समय लगभग 9 महीने या 280 दिन 40 सप्ताह होता है। इसे 3 ट्राइमेस्टर में बांटा जाता है। पहला है 3 ट्राइमेस्टर में बांटा जाता है। पहला है 0 से 13 सप्ताह, दूसरा 14 से 36 सप्ताह, तीसरा है 27 से 40 सप्ताह। अगला क्वेश्चन है जो कि आपके मैथ से आए हुए थे। क्वेश्चन था कि वर्ग के अंतर्गत कौन सी आकृतियाँ समाहित की हो सकती हैं? एक वर्ग बना हुआ है, इसमें कौन सी और आकृतियाँ समाहित हो सकती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आयत। आयत भी एक समबाहु चतुर्भुज है, इसलिए इसमें शामिल हो सकता है। इसकी प्रत्येक कोण 90 डिग्री की होती है। इसकी चारों भुजाएं समांतर होती हैं। प्रत्येक कोण का मान इसमें 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन आया था कि समभुज का केंद्र कहाँ होगा? तो शीर्ष में त्रिभुज के अंदर भुजा पर सामान्य आधार के माध्य में। समभुज भुज का केंद्र उसकी भुजा के मध्य बिंदु पर होगा। यह केंद्र त्रिभुज के किसी भी आधार पर हो सकता है, पर सामान्यतः शीर्ष पर होता है। अगला क्वेश्चन था कि किसी वृत्त की परिधि 14 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठ कितना होगा? तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो सॉल्व करने पर आएगा लगभग 15.65 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन था कि 15,000 की धनराशि पर 12% की छूट देने पर विक्रय मूल्य क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 13,200। अगला क्वेश्चन था कि किसी वस्तु पर 10% 5% की छूट दी जाती है, तो एकल छूट क्या होगी? तो राइट आंसर है 14.5%। फिर एक क्वेश्चन आया था प्रायिकता का। 2 सिक्कों को उछालने पर दोनों पर टहलाने की प्रायिकता क्या होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1/4। फिर एक और क्वेश्चन आया था आपका कि एक किसान 15 दिन में किसी कार्य को समाप्त करते हैं, तो 3 किसान उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो राइट आंसर आ जाएगा 30 दिन। फिर अगला क्वेश्चन था कि 120 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? तो राइट आंसर आ जाएगा इसका 20 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है जो कि आपकी रीजनिंग से पूछा गया था कि a + b = 40, a - b = 40, तो a और b का मान क्या होगा? तो a बराबर यहाँ पर 40 और b बराबर 0 होगा। एक क्वेश्चन था 4, 8, 6 का एलसीएम, तो इसका एलसीएम पूछा गया था, तो 24 आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आया था कि 1200 की धनराशि पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक साधारण ब्याज कितना होगा? तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा 360 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन था 30 विद्यार्थी और एक शिक्षक की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि शिक्षक की औसत उम्र 46 वर्ष है तो छात्र की औसत आयु क्या होगी? तो राइट आंसर आपका आएगा इसमें 15 वर्ष।
फिर क्वेश्चन आया था कि 225 डिग्री को रेडियन में परिवर्तित करें, तो इसको जब हम परिवर्तन करेंगे तो आएगा 5π/4 रेडियन। एक क्वेश्चन और आया था कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का मान क्या होगा, तो sec स्क्वायर थीटा आपका राइट आंसर इसमें हो जाता। फिर क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आए थे, जैसे कि क्लाइमेट में से व्यंजनों को हटाने पर वाय से पहला अक्षर कौन सा होगा, तो आई इसमें राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका कैलेंडर से पूछा गया था। क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार है, तो 15 अगस्त 2016 को कौन सा दिन होगा, तो राइट आंसर आपका इसमें आ जाएगा रविवार। घड़ी से क्वेश्चन आया था, दर्पण वाला क्वेश्चन था कि 8:25 का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 7:35। एक क्वेश्चन आया था आपसे कि संख्याओं की श्रृंखला दी थी 3, 4, 7 और 11, तो अगला हमें बताना है उसका अगली श्रृंखला क्या रहेगी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अगली श्रृंखला आपकी आ जाएगी अगला नंबर 18। फिर अक्षरों की श्रृंखला आई हुई थी ABCDEFGH, तो अगला अक्षर क्या आएगा, तो अगला आएगा आई। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन आप आज मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये था हमारा वीडियो, जिसमें हमने जितने भी क्वेश्चन बने थे सबको कवर किया। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल से आप जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन आएगी उसको भी ऑन कर लेना, ताकि जो वीडियो है उसकी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए, तो आपके पास ये है PDF पहुंच जाएगी।